नितेश चौधरी कह रहे हैं हेलो सर। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मैं आप सबको विजिबल हूँ ठीक ठाक से। आमन प्रताप जी आ रहे हैं, एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि हाँ सर आप विजिबल हैं। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? चलिए ठीक है, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। टाइम हम लोग का ज़्यादा हो गया है, इसलिए सॉरी फॉर दैट डिले। इसलिए मैंने पहले से क्लास स्टार्ट करा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो क्लास स्टार्ट करा जाए इफ यदि आप बोले। चलिए आस्था जायसवाल कह रही है नो सर। क्या नो सर भाई? आवाज भी अच्छी है। अगर आवाज नहीं अच्छी तो आपके मोबाइल में दिक्कत है, वो आप जानो, उसके लिए मैं नहीं कर सकता। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। अरे भाई आवाज आ रही ठीक है, हमको पता है आवाज आ रही है। आप ये बताओ क्लास स्टार्ट करा जाए कि नहीं? क्योंकि अभी देखिए 9:49 हो रहा है। अगर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मे बी क्लास स्टार्ट करिएगा तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। अब पूरा मुझे कवर करना है। हाँ, मैं दिखाई नहीं दूंगा, मैं कल दिखाई दूंगा, आज नहीं दिखाई दूंगा, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, तो आप सब क्या कह रहे हैं, क्लास स्टार्ट करा जाए? चलिए, क्योंकि देखिए क्लास पूरी वीडियो लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि हम पूरा लिविंग वर्ड पढ़ाएंगे और पूरा लिविंग वर्ड आपको पूरा आज ही खत्म करके जाना है। मे बी डेढ़ डेढ़ घंटे में खत्म हो जाएगा। तो आप सब क्या कह रहे हैं, क्लास स्टार्ट करा जाए? हाँ, डेढ़ घंटे में आपका पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, वो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा पूरी। हाँ, चलिए, तो देखिए भाई। हाँ, तो ये हमारा पेन है, मैंने मिटा दिया। अरे इस पे भाई इधर आ जाओ। हाँ, देखिए, जो हमें जो हमें चैप्टर पढ़ना है, आप इस बात को ध्यान दें कि जो हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक? तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लिविंग वर्ड। आपको दिख भी रहा होगा और मैंने लिख भी दिया है, ठीक? तो अगर मैं लिविंग वर्ड की बात करूंगा तो इससे जो होता है आपका एक ही 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। आपका एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। अब की बार जो आपका नीट का क्वेश्चन हुआ था, जो आपका नीट का क्वेश्चन हुआ था आपका, आपको याद होगा, इसमें से आपके दो क्वेश्चन आए थे। किससे? लिविंग वर्ड से आपके दो क्वेश्चन आए थे, ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर आपको मैं आज पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है। नीट के तौर पे एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ, थोड़ा सा ये मैं मिटा दूं। समझ में आया आपको? तो ये चीज आपको जानना होगा। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं और लिविंग वर्ड के बारे में पूरा हम समझाते हैं। आप लोग पूरे वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में मत जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जब मैं कुछ पूछूंगा तब उसमें जाइएगा। हाँ, तो देखिए, ये जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ओके, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको द लिविंग वर्ड। समझ में आया ना? इसमें आपको मैं वन शॉर्ट वीडियो है, ये 1.5 घंटे की वीडियो है, आपको पूरा पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली टॉपिक है हमारी व्हाट इज लिविंग। अगर आपसे पूछेगा कि लिविंग क्या है तो आप क्या बताएंगे, है ना? तो आपसे पूछेगा व्हाट इज लिविंग। अगर आपसे पूछे लिविंग क्या है, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, नोट्स में आपको लिखा होगा, मैंने कहा था कि लिविंग क्या होता है। तो मैंने कहा था लिविंग वही होता है जिसके पास क्या हो, आर हो,
जी हो, यम हो, डबल सी हो। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन करता हो वो लिविंग है, जो ग्रोथ करता हो वो लिविंग है, जो मेटाबॉलिज्म करता हो वो लिविंग है, जिसके पास कॉन्शियसनेस हो वो लिविंग है, जिसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो वो लिविंग है। ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बता ही दी थी पहले। लेकिन एनसीईआरटी की जो योग्यता होती है अपने इन्वायरमेंट को पहचानने की, समझ में आया ना? ये जो आप लाइन लिखी गई अपने इन्वायरमेंट को पहचानने की, यही चीज है। आया ना? तो चलिए, तो इसमें कह रहा है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की ज्यादातर बात करेंगे, लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, तो आपको यही जानना होगा कि लिविंग वही होता है। मैं इसको मिटा दूं जरा। लिविंग वही होता है जिसके पास क्या हो, रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म हो। आया समझ में? अब चलिए हम मेन मेन बात को लेके चलेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें जो चीजें देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट में, ये देखिए लिखा गया था, मैंने इसको बताने की कोशिश करी। तो लिविंग का मतलब होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो रिप्रोडक्शन करता हो, जिसके अंदर ग्रोथ होता हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता हो, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होता हो, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता हो, वही क्या होता है, लिविंग होता है। और जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है ना? अब यहाँ कह रहा है कि बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, लेकिन हमारी जो मेन मकसद लाइन है ये यहाँ से नीचे स्टार्ट होती है। देखिए लिखा है, ये लाइन आपसे पूछेगा नीट में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब यहाँ एक लाइन लिखी गई है जो इंपॉर्टेंट है, समझ में? यहाँ लिखी गई है, यहाँ देखिए लिखी गई है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। आया ना? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आया ना? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रहा है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा हो, समझ में आया ना? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या बढ़ रहा हो, मास बढ़ रहा हो, और उस ऑर्गेनिज्म का आपका नंबर बढ़ रहा हो, तो हम सीधे बोलेंगे क्या हो रहा है उसमें? उसमें सीधे हम बोलेंगे कि भैया ग्रोथ हो रहा है। आया ना? ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आनी चाहिए। आया ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन देखिए लिखा है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये लाइन कट गई है, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बता दूं। हाँ, इसका मतलब लिखा है कि जो यहाँ से आगे आ जाइए, लिखा है कि इन प्लांट, जो प्लांट होता है उसमें जो ग्रोथ होता है ना? उसमें क्या होता है? ग्रोथ उनका जो होता है, ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता है और लाइफ स्पेन तक होता है। इसका मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहता है। ये लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर कह रहा है, एनिमल की बात करेंगे हम तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो कुछ एज तक होता है, सर्टेन एज तक होता है ना? तो हम कह रहे हैं कि सेल सेल अगर डिवीजन किसी भी हमारे बॉडी पार्ट में होता है तो उसका मतलब ग्रोथ ही नहीं होता। हो सकता है वो टिश्यू को रिपेयर कर रहा हो सकता है वो टिश्यू को रिप्लेस कर रहा है। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में सेल का लॉस्ट हो गया तो उसको रिपेयर भी कर सकता है। इसका मतलब हमने ये सीखा, इसका मतलब हमने ये चीज सीखी अभी तक, कि हमने आपसे सिंपली इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इस लाइन का मतलब कह रहा है कि अगर मैं बात करूंगा, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं बात करूंगा प्लांट का, ठीक, ध्यान देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा प्लांट में, तो प्लांट में जो आपका सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअसली होगा। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, कांटी, NUOSLY। प्लांट में सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल का, किसकी बात करेंगे? एनिमल का, तो उसमें क्या होता है? जो सेल डिवीजन होता है ना? जो सेल डिवीजन होता है उससे हम कह सकते हैं ग्रोथ। वो वो कहाँ होगा? वो सर्टेन एज तक होता है। क्या होता है? सर्टेन एज तक। कहानी समझ में आई कि नहीं? ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। और समझ में आया ना? अब देखिए कुछ लाइन इंपॉर्टेंट आ रही है, उसको समझिएगा। मैंने कहा अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो तो वो ग्रो करेगा बाय सेल डिवीजन। ये लाइन आपका असर्शन में आ सकता है, इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कह रहा है, फिर से दोबारा देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना हो तो उसमें सिर्फ सेल डिवीजन ही होता है। इसका मतलब अगर उसको ग्रोथ करनी है तो वो सिर्फ ग्रोथ तभी करेगा जब उसकी बॉडी क्या करेगी? उसकी बॉडी में क्या होगा? सेल डिवीजन करेगा। समझ में आया? हाँ। अब देखिए लिखा है, इसमें लिखा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा अगर मैं, सॉरी फॉर दैट, ये नीचे आ गया। अगर मैं बात करूंगा मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की,
जो बहुत सारे मेजॉरिटी में हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने कहा हाइजर एनिमल की बात करूं और प्लांट की बात करूं, तो उनमें क्या होता है, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है, उनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे हाइजर एनिमल और प्लांट होते हैं, उनमें जो आपका होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि समझाने मेरे लिए आसानी हो जाए। समझ में आना? अगली बार से क्या रहेगा, सारी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए, वो तुरंत आपके लिए कामगिर हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, अब मैं इसी चीज को समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट क्रिएट हो रहा है। एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट भी क्रिएट हो रहा है? चलिए समझते हैं। सारे लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि अगर हाइजर हम बात करेंगे, अगर हम हाइजर प्लांट्स की बात करें, ओके, और हाइजर एनिमल्स की बात करें, ये लाइन आपको समझ में। अगर हाइजर प्लांट्स और एनिमल की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें जो होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आया ना? ये लाइन का मतलब है, कह रहा है कि अगर हाइजर प्लांट की बात करेंगे हम, तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है उसमें, वो डिफरेंट टाइम पे होता है। किसमें होता है? सॉरी, हाँ, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इनमें क्या होता है, वहां देखिए लाइन लिखी है, म्यूचुअली लिखा है। क्या लिखा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है ना? उसमें देखिए लिखा है म्यूचुअली। आया? ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, उसमें देखिए क्या लिखा होगा, उसमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। म्यूचुअली, और क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं, ये लाइन, यही लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है, एक बार फिर से देखिए, कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट एनिमल हाइजर हो, मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों अलग अलग होता है। अब मैंने ये लाइन देखी, अगर अलग से कहीं लिखा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका ग्रोथ रिप्रोडक्शन होता है, ये सेम इवेंट होता है। लेकिन अगर आप हाइजर प्लांट एनिमल की बात करेंगे, तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, वो अलग अलग इवेंट होता है, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही सेल से सब कुछ नहीं होता भाई। हमारे बॉडी में ग्रोथ अलग तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे बॉडी में जर्म सेल करें, जिनाइटल ऑर्गन जिम्मेदार है। तो यही जो लाइन है आपकी देखिए लिखी गई है, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर यहाँ लिखा गया, देखिए लिखा है कि जो मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर जो हाइजर एनिमल और प्लांट होते हैं, उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। इसका मतलब उनमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, एक साथ नहीं होता कि मतलब ग्रोथ हुआ ही नहीं इसका मतलब उनमें रिप्रोडक्शन हो गया। आया ना? ऐसा समझ में? चलिए, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगर हम अगले पेज की बात करेंगे तो इसमें दो ही चीज आ गई है दोबारा। चलिए, हाँ, आगे देखिए लिखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है माउंटेन की अगर आप बात करेंगे, सॉरी मिटा दूं मैं इसको। हाँ, अगर मैं माउंटेन की बात करूं, मैं बुल्डर्स की बात करूं, मैं सैंड माउंट की बात करूं, मैं डूगरू, अब कह रहा है डूगरू, इसका मतलब माउंटेन नॉन लिविंग है, आपका बुल्डर्स नॉन लिविंग है, आपका सैंड माउंट नॉन लिविंग है। अब यहां से पहली लाइन ये बताएगा, दे कैन ग्रो, दे कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये माउंटेन जो आपका है, ये जो आपका बुल्डर है, ये आपका जो सैंड माउंट है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग है। ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब समझ में आया ना? ये लाइन आपकी पहली हो गई। लेकिन हमने कहा ये सब नॉन लिविंग है, ये सब नॉन लिविंग है, इसीलिए इन्हीं के बढ़ने के नाते ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता है। समझ में आया ना? तो इसमें देखिए लिखा है, इसीलिए लिखा है, इसलिए ये जो ग्रोथ होता है, ये जो ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है, इनमें क्या होता है, जब एक्युमुलेशन होता है मटेरियल का इनके ऊपर, इनके सरफेस पे, तब ये ग्रोथ होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, सिंपली मैं समझा दूंगा आपको, ये इन सब का मतलब, इन सब का मतलब, इस लाइन का मतलब मैं बता देता हूँ।
समझ में आया? इस पूरी लाइन का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें लिखा है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं आपको समझाऊं। देखिए, मैं अगर बात करूंगा ग्रोथ का, ठीक, अगर मैं ग्रोथ की बात करूंगा तो ग्रोथ आपका, अगर वो ग्रोथ लिविंग में होगा, है ना, तो लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आया? इसी को हम इंटरनल ग्रोथ बोले। इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होगा वही क्या होगा? लिविंग होगा, है ना। लेकिन जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, एक्सटर्नल ग्रोथ, जिसके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होगा वो कभी भी लिविंग नहीं कहलाएगा। जैसे माउंटेन हुआ, बोल्डर्स हुआ, सैंड माउंट हुआ, ये ग्रोथ तो कर रहे हैं साहब, लेकिन इनके अंदर जो ग्रोथ पाई जाती है वो एक्सटर्नल पाई जाती है। इनके अंदर क्या होता है? एकुमुलेशन होता है मटेरियल का। इसलिए जिसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होगा, जिसके अंदर, वही लिविंग की प्रॉपर्टी कहलाएगी। और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है? नॉन लिविंग प्रॉपर्टी होती है। ये आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। ये छोटी सी बात थी। चलिए, अब हम रिप्रोडक्शन पे आ गए हैं, है ना। देखिए, कह रहा है कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं। प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे। ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जिनके पास जो फीचर्स होते हैं ज्यादा मोर सिमिलर हो सकते हैं और लेस सिमिलर भी हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के। समझ में आया ना। तो मैं बोल रहा हूँ रिप्रोडक्शन हमें टर्म पढ़ा है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, मैं अगर बात करूँ पेरेंट्स की, है ना। चलिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है या मैं इसको बाहर समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। समझ में आया? ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है यंग वंस, प्रोड्यूस यंग वंस। अब ये जो यंग वंस हो सकते हैं, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। समझ में आया? ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यही रिप्रोडक्शन कहा जा रहा है, ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर बताया है। लेकिन यहाँ एक लाइन लिखी है, इनवेरिएबली इम्प्लेक्सिटी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए याद रखिएगा। बहुत तगड़ी लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब इनवेरिएबली का मतलब क्या होता है? इम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इन इनवेरिएबली का मतलब होता है वेरिएशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वेरिएशन होना चाहिए, ठीक। दूसरा लिखा है इम्प्लिक्सिटी। इम्प्लिक्सिटी का मतलब होता है अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके अंदर इवोल्यूशन होना चाहिए। इवोल्यूशन आप समझ रहे होंगे इवोल्यूशन क्या होता है। ओके, ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ की यही लाइन इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ में आना, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे। ओके, अब देखिए जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, समझाते भी चल रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड करता है, मतलब फैलता है ड्यू टू मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर, है ना। इसका मतलब मैं सिंपली आपको बताऊं कि जो फंजाई की मैं बात करूं, अगर फंजाई का, तो फंजाई स्पोर से अपनी प्रोड्यूशन करता है ना। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए लिखा है, इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा, मैं इसको देखिए, अगर मैं बात करूंगा फंजाई का तो समझिएगा, अगर फंजाई की बात करेंगे तो स्पोर से पैदा होगा, है ना। देखिए, नीचे ऑनलाइन लिखा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बात करी ईस्ट का और हाइड्रा का, तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि अगर आप बात करेंगे ईस्ट का और बात करेंगे हाइड्रा का, ठीक है ना, तो ईस्ट हाइड्रा आपके बडिंग से पैदा होती है। याद रखिएगा, ये तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। तो मैंने ये बताया कि मैं अगर फंजाई की बात करूंगा तो स्पोर से पैदा होता है, अगर मैं ईस्ट और हाइड्रा की बात करूंगा तो वो बडिंग से पैदा होता है। लेकिन अगर मैं प्लेनारिया की बात करूँ, फ्लैट वार्म की बात करूँ, इसके बारे में ये हम बताते हैं। थोड़ा सा मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा तब मेरा काम चलेगा, नहीं तो अदरवाइज मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटा दें, हाँ, थोड़ा सा। अब मैं सारी एनसीईआरटी की हाईलाइट कर दूंगा, अगर मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो बहुत डिले लग जाएगा, ठीक है ना। ये रेगुलर कोर्स नहीं है, ये आपका क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको मुझे पॉइंट वाइज लेके नहीं चलना है। लेकिन क्या करें, आदत वही है मेरी,
बताने के। देखो अब ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा। अगर मैं फंजाई की बात करूंगा तो फंजाई जो होता है आपका स्पोर से पैदा होता है, पहली बात। अगर मैं और बात करूंगा, जिसका मैं बात करूं ईस्ट का, मैं बात करूं हाइड्रा का, ये दोनों अलग अलग है, मैं कॉमा लगा देता हूँ। ईस्ट हाइड्रा आपके पैदा होते हैं ज्यादातर बडिंग से, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन अगर आप बात करेंगे प्लेनारिया का, तो प्लेनारिया को हम फ्लैट वार्म कहते हैं। फ्लैट वार्म कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। फ्लैट वार्म का मतलब इसके अंदर पाया जाता है ट्रू रीजनरेशन, ये रीजनरेशन से पैदा होता है। किससे? ट्रू रीजनरेशन से पैदा होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, मतलब ये है। लेकिन आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंजाई किससे पैदा होगा, स्पोर से, ईस्ट हाइड्रा बडिंग से, प्लेनारिया किससे पैदा होगा, फ्लैट वार्म से। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए चलते हैं। अगर मैं बात करूंगा, देखो लिखा है, अब मैं अगर आगे बताऊं, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, फंजाई की बात कर लो आप। अगर आपसे पूछेगा, हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि अगर आप बात करेंगे किसका, अगर आप बात करेंगे फंजाई का, फंजाई की बात कर लो, फिलामेंटस अल्गा की बात कर लो, और प्रोटोनिमा मोसिस की बात कर लो, ये सारे फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन से पैदा होती है। ये लाइन एनसीईआरटी की भाई पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फंजाई का, ठीक, मैंने कहा फंजाई कुछ स्पोर्स पैदा होते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ फंजाई की मैं बात कर लूँ, और मैं फिलामेंटस अल्गा की बात कर लूँ, फिलामेंटस अलगा की बात कर लूँ, और प्रोटोनिमा, भाई प्रोटोनिमा तो मैंने आपको पढ़ाया था। प्रोटोनिमा किस में बनता है? मॉस में बनता है। तो ये जो तीनों नाम है, ये सब किससे पैदा होते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। तो आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा नीट में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डन फ्रेगमेंटेशन, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा फंजाई, फिलामेंटस अलगा और प्रोटीनोमोसिस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे एक लाइन लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी लाइन लिखी गई है। कह रहा है कि अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हुआ, यूनिसेलुलर अलगा हुआ, या उसी का अमीबा की बात करेंगे, तो इनमें क्या होता है, सॉरी, रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होता है, इनमें साइनोनिम्स होता है। अब साइनोनिम्स का मतलब होता है ये एक साथ होता है। अब इस लाइन को यहाँ समझ लीजिए। जैसे हमने कहा, अगर मैं आपको बात करूँ, मैं सिंपली समझा दूंगा। अगर मैं बात करूंगा बैक्टीरिया का, ठीक, मैं अगर बात करूं बैक्टीरिया का, ठीक, पहला। दूसरा अगर मैं बात करूंगा यूनिसेलुलर अलगा का, अगर मैं बात करूंगा यूनिसेलुलर अलगा का, ठीक, तो बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर अलगा हो गया, तो पहला बैक्टीरिया यूनिसेलुलर का। और तीसरा क्या है, या मैं मान लेता हूँ अमीबा के बारे में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपसे इसमें पूछेगा, हाँ, तो आपसे पूछेगा बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर अलगा और अमीबा जो होते हैं, आया ना, ये ये सब, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सेम। इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होता है, वो सेम होता है। अच्छा, कोई बच्चा कह सर विजुअल नहीं है कलर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपको कौन सा विजुअलिटी दूं? ब्लैक चलेगा? ब्लैक चलेगा? अब मैं विजुअल हूँ, अब बताओ, ब्लैक विजुअल है? ब्लैक विजुअल है या व्हाइट लगाऊं? ब्लैक विजिबल है या व्हाइट लगाऊं, बताओ। सॉरी फॉर दैट, आपको थोड़ी, हाँ, ब्लैक विजिबल है या व्हाइट लगाऊं? व्हाइट तो दिया ही नहीं है भाई, हाइलाइटर, इसमें व्हाइट नहीं दिया, ब्लैक ही दिया। ब्लैक चलेगा? मेरे ख्याल से ब्लैक आपको दिखेगा। चलिए, आ गया समझ में? हाँ, चलिए, अब हम देखिए आगे चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पीछे ही चलना है हमें। अब मुझे कुछ चीजें बतानी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेन था। हाँ, मैं इसको समझा दूँ आपको। चलिए, थोड़ा सा मुझे कटिंग करनी है, इरेज इरेज ऑल काइंड ऑन स्लाइड। चलिए, अब एक बार चीज मैं आपको बता दूं, आप ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज है। अगर मैं बच्चों देखो बात करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। दोबारा मैं बात करूंगा बैक्टीरिया का, क्या ये विजिबल है कलर? क्या ये कलर विजिबल है, जल्दी से बताइए। मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूंगा, यूनिसेलुलर
अलगा की बात करूंगा, समझ में आया। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, यूनिसेलुलर अलगा की बात, मुझे लग रहा है ये कलर सही नहीं विजिबल है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ और ये कलर अच्छे से आ जाएगा। या पीला कलर कर देता हूँ, वो भी अच्छा दिखेगा आपको। ठीक, अब देखो मैं जरा, हाँ ये विजिबल सही है। तो मैं इसको जरा, इसको इरेज कर देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, और इसको भी इरेज कर देता हूँ। आइए समझते हैं। देखो, यूनी सेलुलर अलगा की बात कर लो, या उसी उसी में अमीबा भी मान लेते हैं हम लोग, आया ना। और मैं बात करूंगा एंड बैक्टीरिया का, एंड बैक्टीरिया का ये नाम है। ओके, क्या नाम है, ये नाम है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर अलगा, अमीबा और बैक्टीरिया की बात करेंगे आप, तो ये जो होते हैं, इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन, इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन ग्रोथ क्या होता है, ये साइनोनिम्स होता है। साइनोनिम्स का मतलब होता है कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, इनमें ग्रोथ का होना ही इनको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। समझ में आया। अब इस चीज को समझने के लिए मैं इस पे, इसी पेज पे मैं समझा देता हूँ आपको। इसी जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या हुआ, इसका सेल डिवाइड किया, इसका सेल, इसका सेल का ग्रोथ हुआ। जब सेल का ग्रोथ हुआ, इसने क्या किया, इसने रिप्रोडक्शन करा। अब देखिए, यहाँ ग्रोथ हो रहा है, इस सेल में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इसका जब ग्रोथ ज्यादा हो तो इसने क्या कर लिया, रिप्रोडक्शन कर लीजिए। इसका मतलब जब ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, तो वो बेबी अपना पैदा कर लेते हैं। इसलिए लिखा गया है कि यूनिसेलुलर अलगा में, अमीबा में और बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है। ग्रोथ का होना ही उसमें क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। ग्रोथ हुआ ही नहीं और रिप्रोडक्शन कर लेंगे। समझ में आया ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब देखिए एक लाइन लिखी गई है, एक लाइन लिखा है। ये मैं जो जो मेन लाइन है बाबू, मैं वही बता रहा हूँ। कह रहा मेनी ऑन, जबकि अगर आप बात देखिए इसमें, इसमें अब इसमें मेरा व्हाइट नहीं चलेगा, अब मुझे ब्लैक करना पड़ेगा। मैं ब्लैक कर दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि अगर हम मेनी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हुआ, स्टेराइल वर्कर बी हुआ, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हुआ, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब इसको भी हम आपको समझा देते हैं, अलग लाइन से चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेन पेन चेंज कर दूं आपके लिए। अगर मैं पेन चेंज कर दूंगा तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए, देखो, तो एक लाइन अगर लिखी हो, अगर ऐसा लिखा हो, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर बेबी, ऐसा लिखा हो। सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइन बेसिकली क्या है, ये जो लाइन है बेसिकली, ये लाइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, आया ना। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हो सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म डन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। ये लाइन बेसिकली ट्रू है, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बट सम ऑर्गेनिज्म, इसमें कह रहा है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल आपका म्यूल, म्यूल स्टेराइल कपल, और एक स्टाइल कपल नाम है, और है वर्कर बी, वर्कर बी। समझ में आया, ये चीजें, ये अलग अलग नाम है। तो ये जो म्यूल है, आपका जो म्यूल है, स्टाइल कपल है और वर्कर बी है, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते, जिनके नाते रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं कहा जाता है। समझ में आना। तो म्यूल स्टाइल कपल का देखो भाई, स्टाइल कपल का मतलब होता है ऐसी पति पत्नी जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो। वर्कर बी का मतलब होता है कि, आइए इसके बारे में बता देते। वर्कर बी तो आपको पढ़ाया था भाई, आया ना, वर्कर बी। चलिए, आगे चलेंगे। तो ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते। अब देखिए, जो हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर, यहाँ से बेहतर होगा। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ में आया ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म यहाँ पूरा नहीं बताया, मैं जब रेगुलर कोर्स पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको। देखिए लिखा है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं धरती पे सारे केमिकल के बने होते हैं। जो केमिकल होते हैं वो छोटे होते हैं या तो बड़े होते हैं, है ना। वो वेरियस क्लासेस के हो सकते हैं, साइज हो सकता है, उनका अलग अलग फंक्शन हो सकता है ना। जो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और वो बायोमोलिक्यूल में चेंजेस लाते रहते हैं। ओके ना। अब कह रहे हैं ये जो कन्वर्जन होता है केमिकल का, रिएक्शन का या मेटाबॉलिक रिएक्शन का, तो ये आगे लिखा गया है कि जो थाउजेंड्स मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एक साथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसका मतलब एक साथ हजारों रिएक्शंस होते हैं एक साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, समझ में आया ना। वो चाहे आपका यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो। अब इसमें देखिए यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे लिख रहा है कि जो सारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, फंजाई होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इसको हाइलाइटर का पेन का यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी प्लांट होते हैं, जितने प्लांट एनिमल होते हैं, फंजाई माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे के सबके अंदर क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म होता है। समझ में आया ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे लिखा है कि जो सम ऑफ टोटल रिएक्शंस होता है अकरिंग इन आवर ह्यूमन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कोई भी अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो कभी भी मेटाबॉलिज्म करने वाली नहीं होती, है ना। अगर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी के बाहर भी करा जाता है इन सेल फ्री सिस्टम, है ना। मतलब कि मेटाबॉलिज्म को हम सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल के अलावा बाहर भी कर सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत, आइए मुझे पेन पे आना पड़ेगा तो समझ में आया ना। हाँ, तो मैं बात करूँगा कि अगर मैं बात करूँगा इसकी, तो मैं बोलूँगा कि ये देखिए लिखा है कि जो मेटाबॉलिज्म आपका होता है, ये मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी से बाहर कराया जाता है। इसका मतलब सेल फ्री सिस्टम का मतलब होता है सेल से बाहर, जो सेल के अंदर हो रहा है वो बॉडी से बाहर कराते हैं। अब यहाँ एक लाइन लिखी है, एक लाइन लिखी है कि कोई भी रिएक्शन जो बॉडी से बाहर कराया जाता है, परफॉर्म इन्हें अगर वो परफॉर्म कराया जा रहा है टेस्ट ट्यूब में, उसको हम ना ही लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम समझ रहे हैं भाई। देख लो, मैंने कहा ये कोई मान लीजिए इंसान है, समझ में आया ना। अब मुझे है हाइलाइटर येलो लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपसे कि ये मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक, चन्ना लाल है। अब इनके बॉडी का अगर मैं रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में कराता हूँ तो ये तो भाई लिविंग रिएक्शन है, ये श्योरली लिविंग रिएक्शन है। लेकिन इसको ना ही हम लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं, है ना। ये लाइन का कहना है। हो गया, हो गया। चलिए, तो मैं ये, हाँ देखिए यहाँ लाइन, यहाँ देखिए लाइन में लिखा गया है, यहाँ लाइन में लिखा गया है, यहाँ लाइन में लिखा भी गया है। यहाँ देखिए लाइन में लिखा गया है कि व्हाइल ये जो मेटाबॉलिज्म है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन कह रहा है कि जो आइसोलेटेड हमने रिएक्शन बॉडी से बाहर करा रहे हैं इन विट्रो में, वो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। समझ में आया ना। ये देखिए यही लाइन बोल रही है। इस लाइन का मतलब है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप करा रहे हैं बॉडी से बाहर, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बॉडी से करा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, मैं किस पेज पे था भाई, हाँ, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बॉडी से बाहर करा रहे हैं, ओके, इसमें देखिए लिखा है, कहा गया यहाँ कह रहा है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, सॉरी फॉर दैट, पेन का कलर में चेंज करना पड़ेगा, 2 मिनट। हाँ, आपसे कह रहा है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बॉडी से बाहर करा रहे हैं आइसोलेटेड करके, वो नॉट अ लिविंग, लिविंग नहीं है लेकिन वो लिविंग रिएक्शन ही है। इसका मतलब ये जो इंसान है इसका रिएक्शन मैं बाहर करा रहा हूँ। ये भले ही नॉन लिविंग आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो लिविंग रिएक्शन है। समझ में आया ना, कौन सा रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। समझ में आया। चलिए, अब आगे चले, हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आइए, अच्छा ये हो गया हमारा, हाँ चलिए हो गया, आगे चलिए। मैंने कहा देखिए ये, अब ये कुछ और आगे टर्म की बात तो देखिए लिखा है हमारे जिंदगी का मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ना। मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ना।
कि सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, है ना, ये कह रहा है। तो आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा। चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, पहले हाइलाइटर से मैं समझा देता हूँ, फिर मैं इसका चेंज करूंगा ताकि आपको पहले मैं इसका रिव्यू कर दूं। समझ में आ रहा है, इसका पीला कलर है मेरा हाइलाइटर, मैं इसको बता देता हूँ, मैं पूरे पैराग्राफ को फिर बता दूं। देखिए कह रहा है कि इसका टर्म है कि ये मोस्ट ऑब्वियस है और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो इसका नाम है एसेंस। मतलब कि अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती हैं, उसको अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसको आप सेंस कर रहे हैं, है ना, उसी को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। और स्टिमुलाई आपकी फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और बायोलॉजिकल हो सकती है। लाइन समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए इसमें लिखा है जो प्लांट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मैंने कहा प्लांट रिस्पॉन्ड लाइट से कर सकता है, वाटर को कर सकता है, टेम्परेचर को कर सकता है और पॉल्यूटेंट को कर सकता है और ऑर्गेनिज्म को कर सकता है। इसका मतलब जो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे मैंने कहा लाइट, लाइट हमको चाहिए, वाटर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिए। दूसरा, सारे ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, यूकैरियोटिक की बात करेंगे, सब सेंस करते हैं, मतलब कि वो अपने चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा होता है उनके जीवन में, उसके प्रति वो लोग सचेत रहते हैं। अब देखिए एक लाइन और लिखी इंपॉर्टेंट है, जो फोटो पीरियड आपका होता है, फोटो पीरियड, ये सीजनल ब्रीडर को अफेक्ट करता है। मतलब जो भी सीजन वाइज ब्रीडर्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें फोटो पीरियड अफेक्ट करता है उनके ब्रीडिंग टाइम को, है ना। ओके, अब देखिए कि लाइन लिखी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, सारे क्या होते हैं, अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बोली चीज, जैसे हमने कहा भैंस है, गाय है, अगर उनको आप मारते हैं तो उसको भी पता चलता है हमको चोट लगती है, उनको भी पता है कि मुझे भूख लगती है, तो भी चिल्लाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में अवेयर रहते हैं, बारिश आती तो भाग जाते हैं, आप उनको मारते तो भी भाग जाते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म के पास अवेयरनेस होती है। लेकिन एक लाइन और लिखी है, अगर ह्यूमन की हम बात करेंगे तो वह सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है हिमसेल्फ से, अपने आप से हिमसेल्फ है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि उसको ये पता है कि क्या गलत है क्या सही है। गाय को, बछड़े को, बंदर को ये नहीं पता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आप उसको मार देंगे तो वो बदला लेने आपसे नहीं आएगा। लेकिन इंसान एक प्राणी है जिसका ब्रेन बहुत बेहतर डेवलप होता है, इसलिए वो सारे प्राणियों पे राज करता है। तो ये जो लाइन है आपकी, मैं बताऊं आपकी कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, है ना, मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट दे दीजिए हमको। अरे भाई कहाँ गया, हाँ पेन पेन आ गया, चलिए। तो अगर मैं बात करूंगा, कहाँ गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयर वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये ह्यूमन बीइंग के पास सेल्फ कॉन्शियस होता है। और ये जो प्लांट वाली बात मैंने कहा, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट। और एक एक लाइन और लिखा है कि जो फोटो पीरियड्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं सीजनल ब्रीडर में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है। और आपसे पूछेगा एक टर्म और है, मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कंप्लीट फीचर ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका नाम होता है कॉन्सियसनेस। समझ में आया ना, ये टर्म, ये बहुत ज्यादा नीट में इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ में आया, इसमें लिविंग वर्ड से ज्यादातर लाइन ही ज्यादा पूछता है। समझ में आया, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर हम आगे की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे तो आइए हम लोग समझाते हैं आपको। तो हाइलाइटर पे हम आ जाते हैं, देखिए अब इसमें क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है। देखिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं उस पेशेंट के बारे में जो कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में है, उसका मशीन से सपोर्ट किया गया है और हार्ट उसका लंग से रिप्लेस किया गया है, तो उस पेशेंट को हम सीधे कह सकते हैं भैया उसको ब्रेन डेड है। और उस पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो आपको पहचानता तक नहीं है और बोल भी नहीं पाता है। समझ में आया ना? तो उसको आप क्या बोलेंगे, लिविंग है या नॉन लिविंग, वो दोनों के बीच में रेंज करता है। तो कह रहा है कि अगर आप हाइयर क्लासेस में जाएंगे तो एक लाइन लिखा है, ऑल लिविंग फेनोमेनन आर अंडरलाइन इंटरेक्शन। इसका मतलब जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसमें क्या होता है, अंडरलाइन इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है, देखिए अभी बताया कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू को बनाने, जो टिश्यू होता है, टिश्यू की प्रॉपर्टी को आप देखिए, मैंने कहा सेल जब ज्वाइन करेगा तो टिश्यू बनता है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन सेल जब इंटरेक्शन करता है ना, जब सेल क्या करेगा, सेल जब आपका इंटरेक्शन करेगा तब ये बनता है ना, सॉरी फॉर दैट। जब सेल क्या करेगा आपका, ये थोड़ा सा पेन क्लिक हो जाता है तो सॉरी फॉर दैट। ये देखिए पेन आ गया हमारा, हाँ ये
आगे पीछे हो जाता है, मैं आपको ला रहा हूँ। हाँ, देखिए कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे इंटरेक्शन का एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, ये थोड़ी सी लाइन आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, देखिए कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दिख रहा है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे उनके अंदर अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख के समझा दूंगा आपको। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए सेलुलर ऑर्गेनेल है, तो सेलुलर ऑर्गेनेल मतलब ऑर्गेनेल को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मॉलिक्यूलर कांस्टेंट। तो कह रहा है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेल होती है इसकी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर कांस्टीट्यूएंट में नहीं होती, लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर कांस्टीट्यूएंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ये जब इंटरेक्शन करते हैं, एक साथ मिलते हैं, तब भैया आपका सेल ऑर्गेनेल बनता है। समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? है ना? तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको अगर लिख के आपको समझा दूं, आप कहेंगे सर इसको, जैसे मैं आपको लिख के समझा दूं, पेन की बात चल रही तो मैं इसको समझा देता हूँ लिख के, एक बार आप समझा दीजिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ समझिएगा, अगर मैं बात करूंगा, मैं पहला देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ये देखो बाबू, ये टिश्यू है, टिश्यू है। तो टिश्यू को बनाने के लिए तो भैया सेल जिम्मेदार है। जब एक से ज्यादा सेल कंबाइन होंगे तब तो टिश्यू बनेगा ना। तो कह रहा है कि जब सेल एक दूसरे में इंटरेक्शन करते हैं, तो सेल की जो प्रॉपर्टी है टिश्यू में नहीं होती है। जो सेल की प्रॉपर्टी है टिश्यू में नहीं होती, लेकिन सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बना हुआ है, ये लाइन कह रहा है। हमने कहा मान लीजिए कोई ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बनाया कौन होगा? इसको मॉलिक्यूल बनाया होगा, लेकिन मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है ये इस सेल ऑर्गेनेल में नहीं मिलेगा। लेकिन मॉलिक्यूल ने जब इंटरेक्शन करा होगा तब तो ये सेल ऑर्गेनेल बना होगा ना। यही लाइन इसमें समझाई जा रही है। समझ में आएगा ना? तो मतलब मैं सिंपली आपको कह सकता हूँ, मतलब मैं सिंपली आपसे कह सकता हूँ, मैं आपसे सिंपली कह सकता हूँ कि जितनी भी लिविंग फिनोमिनन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अंडरलाइनिंग इंटेक्शन का कमाल है। ये लाइन आपका ट्रू फॉल्स का पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। अच्छा, आज जरा कमेंट सेक्शन में मैं रुक गया हूँ। अच्छा, सौरभ जी कोटा से हैं, आप तो मेरे भाई हैं भाई, आप भी हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो अच्छा, किसको किसको समझ में आया भाई, जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है सबको? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देख रहा हूँ किसको किसको समझ में आया। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बताएं, जरूर आप बताएं ताकि मैं क्लास को आगे ले चलूं। मतलब सो गया है का, हमको लग रहा है। सोए नहीं होना जी। सोए नहीं हो जी। हाँ, समझ में आ रहा है सबको भाई कि अभी तुम लोग सो गए हो? यस। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसी को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा, आप कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे हमने कहा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं और सेल्फ रेगुलेटिव इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आया ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बता दूं आपको, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको ये कह सकते हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, मैं बोलूं ये जो लाइन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि वो अपने ही तरह बच्चे उत्पन्न करेंगे। इवॉल्विंग का मतलब उनके अंदर इवोल्यूशन होगा। और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटेक्टिव सिस्टम का मतलब होता है वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करके, अपनी बॉडी को संचालित करके वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है जो हमारे इन्वायरमेंट चेंजेज हो रही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग मैथ से हैं। मैथ वालों को नहीं बुलाया गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। एक लाइन और है, देखिए लिखा है कि ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल से। लेकिन उनमें क्या होता है? वेरिंग डिग्री, उसमें डिफरेंस होता है। उनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है।
आया ना। तो कह रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो धरती पे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उनका जेनेटिक मटेरियल कॉमन होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, उनकी जो वेरिएशंस होती हैं वो अलग होती हैं, वो एक दूसरे के समान नहीं होंगी। अब ये जो क्वेश्चन आपका नीट में पूछता है, इसमें ये बट को हटा देगा, और जब बट को हटा देगा तो आप समझेंगे नहीं ये तो लाइन सही है। तो इसलिए कह रहे हैं इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सही में है ना। आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे चलते देखिए लिखा गया है, मैं ये जो टर्म है मैं पढ़ाऊंगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ जाते हैं हम लोग, देखिए लिखा है कि जितनी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जानी जाती हैं वो कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे कितने नंबर में और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इस धरती पे पाए जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। कितना नंबर है और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आया। चलिए, अब इधर आ जाइए। तो कह रहा है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है तो उनका भैया नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देना, उसको बताएंगे। आइडेंटिफाई का मतलब होता है फाइंड लोकल, फाइंड लोकल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप जब लोकल प्लेस पता कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इन सब चीजों को बताएंगे, है ना। मेन जो है आपको यहाँ बताना है। देखिए यहाँ एक लाइन लिखा है कि आईसीबीएन, आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है बाबू, याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ से है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत क्या होता है, बोटेनिकल नेम दिए थे, प्लांट के नाम दिए थे, इसी के अंतर्गत, समझ में आया। और आईसीजेड का नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम एनिमल का साइंटिफिक नेम देते हैं, और आईसीबीएन के अंतर्गत अंतर्गत क्या होता है, आप प्लांट का नाम देते हैं, है ना। तो आईसीबीएन आपका प्लांट का नाम देता है, और आईसीजेड जो होता है आपका एनिमल का नाम देता है। इसको आपको याद करना है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है और आईसीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि अगर किसी का मान लीजिए साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर किसी का मान लीजिए, मैं बायोलॉजिस्टों ने ये कहा, बायोलॉजिस्टों ने ये कहा कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का आपको नाम देना है तो वो दो कंपोनेंट से बना होना चाहिए। एक का नाम होगा जेनरिक नेम और एक का नाम होगा स्पेसिफिक एपिथेट। समझ में आया ना। उसी को बोलेंगे बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर ये होता है जिसका मतलब होता है कि किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे तो पहला जो नाम आपका होगा, पहला जो नाम होगा आपका जेनरिक नेम होगा, पहला जो नाम होगा जेनरिक नेम होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट नाम होगा, है ना। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूंगा, ओ ओ जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं साइंटिफिक नेम बात करूं मैंगो का, है ना। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम वो लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, आया ना। तो जो मैग्नी है, अब देखिए, जो मैग्नीफेरा है वो आपका जीनस है, आया। और जो इंडिका है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। क्या है स्पेसिफिक एपिथेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे, अब कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा तब हो पाएगा भाई। कलर मैं चेंज करूंगा तो हो जाएगा, नहीं चेंज करूंगा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुझे पेन लेके चलना है, नहीं पेन ही लेके चलना है। देखिए, तो मैं बात करूं किसका, कहाँ गया, हाँ यहाँ आ जाइए। तो मैं बात करूंगा मैंगो का, ठीक। जो मैंगो होता है, मैंगो, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है बाबू, वो नाम होता है मैनगी फेरा इंडिका, आया। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिस्ट नेम है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में लागू होता है। तो मैग्नीफेरा जो है आपका, ये इसको हम बोलेंगे जीनस नेम, ओके। और इंडिका जो होता है स्मॉल लेटर में है, बड़े इसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। यही उस लाइन में कही जा रही है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम नाम देंगे तो वो दो से बना होगा, जीनस से और स्पेसिफिक एपिथेट से। ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको, आया समझ में। चलिए, अब इसी को हमें आगे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ओ ओ मैं बात करूं, पहले मैं इसको मिटा दूं भाई, ये हाँ। तो मैं बात करूंगा रूल्स और नॉमेनक्लेचर का।
अगर मैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा, ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारी लाइन, जितनी भी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैं बात करूंगा पहली लाइन की, दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन की और चौथी लाइन की। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? पहली लाइन क्या कह रही है कि जो बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन में होंगे, लेकिन इसको हम इटालिक में लिखते हैं। मैं बाबू थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का, वो किससे बना होगा, जीनस से, और जो सेकंड होगा वो किससे बना होगा, स्पेसिफिक एपिथेट से। मैंने बताया था मैंगो के बारे में। लिखा है जो दोनों वर्ड होंगे बायोलॉजिकल नेम के, अगर उसको हम अपने हाथों से लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर प्रिंट करेंगे तो इटालिक में करेंगे। ओके, कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का, वो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा हमेशा, लेकिन उसके बाद जितने भी लेटर होंगे स्पेसिफिक एपिथेट को भी लेके वो सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे। आया ना? ओके, चलिए अब आइए। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी अथर का नाम हमें लिखना है, किसी अथर का नाम लिखना है हमें पीछे, तो स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे वो लिखा जाएगा जैसे लिखा गया है। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे मैग्नीफेरा, इसके देखिए मैग्नीफेरा इनका लिखा गया है, तो यहाँ देखिए अथर का नाम लिखा गया लिखने का। तो आप समझ लीजिएगा कि जो अथर होगा, जो किसी भी चीज को डिस्कवर किया हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ओके, डॉट करके देखिए लिखा है इसमें। जो क्लासिफिकेशन है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं कन्वेंट कैटेगरीज में, ताकि उसमें हमें इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मिल सके। है ना? अब इसमें लिखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लासिफाइड करे जाते हैं डिफरेंट टैक्सा में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और इसमें एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखा जाता है, डेवलपमेंट देखा जाता है, इकोलॉजिकल फॉर्मेशन देखा जाता है ऑर्गेनिज्म का, तब ये सारी चीजें हो सकती है टैक्सोनॉमी के बारे में। अब एक लाइन देखिए नीचे लिखी गई इंपॉर्टेंट है कि जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये टैक्सोनॉमी के लिए बहुत बेसिस होती है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी करना है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको टैक्सोनॉमी करना है, तो आपको पहले कैरेक्टराइजेशन देखना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी कर पाएंगे। और ये लाइन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। समझ में आया ना? नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। आगे चलिए, मैं बोलूंगा ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था आपका, वो किस बेस पे था? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म जिसमें यूज आ रहा है तभी उसको हम क्लासिफाई करते थे। अगर उसका हमें हमारी जिंदगी में कोई भी यूज नहीं है तो उसको हम कभी पूछते तक नहीं थे। आया ना? अब देखिए, कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे सिस्टमेटिक का, सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक। है ना? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं उसे सिस्टमेटिक कहते हैं। और ये लैटिन वर्ड से है जिसका नाम होता है सिस्टमा। उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। है ना? लिनियस ने लिनियस ने सिस्टमा नेचुरिया का पब्लिकेशन करा था। याद रखिएगा, लिनियस कौन थे जिसने सिस्टमा नेचुरिया का पब्लिकेशन किया था, एक बुक थी। है ना? अब कह रहा है कि अब क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है, अगर आप ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आपको आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर भी करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, और सिस्टमेटिक के अंतर्गत अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जोड़ी गई है। इसका मतलब उसके पीछे, मतलब कि पूर्वजों से उसके रिश्ते क्या हैं, उससे उसको भी माना जाता है ना? तो इसका मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं छोटे से चीजों में बात करूँ, अगर आपका मैं छोटी सी बात करूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो सिस्टमेटिक की बात आ जा रही है, सिस्टमेटिक ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा, नॉमेनक्लेचर भी करना होगा, क्लासिफिकेशन भी करना होगा, और आपको उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिस्टमेटिक के अंतर्गत इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है? जी हाँ, जरूर आता है। समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब देखिए लिखा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में बात कर लीजिए। तो मैं बोलूंगा कि जो कैटेगरी होती है, ये टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट की ओवरऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी है ना? कैटेगरी जो होती है टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का ओवरऑल पार्ट होता है, और उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और जब सारी कैटेगरी एक साथ जुड़ जाती है तो बनाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या बनाएंगे? टेक्सोनोमिक हायरार्की। और ईच जो कैटेगरी होती है, इसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, और इनफैक्ट ये रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सॉन, और पीरियड को हम बोलते हैं टैक्सा बोलते हैं। है ना? आगे चलिए, अगर हम बात करेंगे स्पीशीज का, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अगर मैं बात करूंगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीशीज कहते हैं। मैं इसका हाइलाइटर चेंज कर दूं।
हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँगा ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें ज़्यादातर सिमिलरिटी होती हैं, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं, है ना? तो अगर मैं बात करूँ जैसे मान लीजिए मैग्नीफेरा इंडिका की बात करूँ या सोलेनम ट्यूबेरसम की मैं बात करूँ, इसको पोटैटो कहते हैं, पैंथेरा लियो की बात उसे लायन कहते हैं। ये जो नेम है इसमें इंडिका जो है, इनमें जो ट्यूबेरसम है और इसमें जो लियो है, ये स्पेसिफिक एप्थेट कहा जाता है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड इसमें आता है उसको मैग्नीफेरा जैसे मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये सारे जेनरा आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीफेरा है ये मैग्नीफेरा है और ये जो सोलेनम है और ये जो इसमें पैंथेरा ये सब जीनस वर्ड है, लेकिन ये इनके पीछे वाला इंडिका और ये क्या कहा गया लियो ये सब क्या है स्पेसिफिक एपिथेट है ना। अब कह रहा है कि हर जीनस की इंपॉर्टेंट लाइन है जो ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब कह रहा है कि एक जीनस के पास एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं और उनमें क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होनी चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए बात करिए पैंथेरा की बात करी जाए पैंथेरा तो पैंथेरा जो होता है एंथर 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 इसका स्पेसिफिक एपिथेट टाइगरस है ना। और सोलेनम की बात करें इसका स्पेसिफिक लाइक निग्रम है ना और मिलोजीना ये सारे क्या हैं सोलेनम में आते हैं। तो इसका मतलब ये अलग अलग स्पीसीज से सोलेनम आपका बना है ना। अब देखिए आगे लिखा गया है कि जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन का उसका नाम होता है हेमोसेपियन। क्या नाम होता है हेमोसेपियन। ये आपका स्पीसीज है जिस तो ये है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिमिलरिटी ज्यादा होती है उसे हम स्पीसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं स्पीसीज कहते हैं। आगे देखिए अगर हम जीनस की बात करेंगे तो जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीनस के बाद ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज को हम जीनस कहते हैं। इनके पास ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं है ना। अब बात करेंगे इनके कैसे बनते हैं। इनमें क्या होता है जब ज्यादा स्पीसीज एक साथ कंबाइन करते हैं उनके अंदर ज्यादा रिलेशंस होता है उसको हम जीनस कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे पोटैटो की बात करेंगे और ब्रिंजल की बात करेंगे है ना। ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं है ना। ये इनका जीनस का नाम है सोलेनम। तो पोटैटो और ब्रिंजल ये स्पीसीज सेम है लेकिन इनका जीनस क्या सोलेनम। जैसे मैंने कहा बात करी पैंथेरा लियो की बात करी पैंथेरा पार्डस की बात करी टाइग्रस की बात करी इनका सेम जीनस का नाम है पैंथेरा। जिसका मतलब पैंथेरा में पैंथेरा लियो आता है पैंथेरा पार्डस आता है पैंथेरा टाइगरस आता है। तो पैंथेरा क्या है आपका जीनस है। तो इस जीनस को बनाने के लिए एक से ज्यादा स्पीसीज ने क्या किया कॉम्बिनेशन किया उनमें ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए है ना। अब देखिए लिखा है जीनस डिफर फ्रॉम अंदर तो फेलिस का ये जीनस है ना। इसके अंदर कैट आती है याद रखिएगा पूछा फेलिस के अंदर क्या आता है कैट आता है। आगे देखिए अगर मैं फैमिली की बात करूंगा इसमें क्या होता है फैमिली के अंदर लेस सिमिलरिटीज होती है कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो जो फैमिली होती है आपकी वो किसके बेस पे होती है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे। हाँ याद रखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे आपकी फैमिली बनाई जाती है। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल की बात करिए जैसे मान लीजिए सोलेनम की बात करिए पिटूनिया की बात करिए धतूरा की बात करिए ये इनकी फैमिली का नाम है सोलेंसिया। आपसे पूछ सकता है सोलेंसिया में कौन कौन आता है तो बताएंगे सोलेनम पिटूनिया धतूरा। अगर आप बात करेंगे पैंथेरा के अंदर तो इसमें लायन आएगा टाइगर आएगा लियोपार्ड आएगा और इसमें जीनस फेलिस ये सबकी फैमिली है फेलिडी। इसका मतलब लायन टाइगर लियोपार्ड और फेलिस कैट ये इन सबकी फैमिली का नाम है फेलिडी है ना। तो अब हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे फैमिली जैसे फेलिडी की बात करेंगे और कैनेडी की बात करेंगे ये सारे अलग अलग फैमिलीज होती है ना। फेलिडी की बात करेंगे चलिए अगर हम बात करेंगे ऑर्डर की देखो इसमें ऑर्डर में क्या होता है ये इसका सबसे मेन बेस है। ये बेस कितना होता है सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे होता है। अब ऑर्डर कैसे बनता है ये समझाते हैं आपको। तो जो आपका ऑर्डर होता है तो ऑर्डर कैसे बनेगा आपको जब इसमें ढेर सारी फैमिली का असेंबलेंस होता है तो आपको ऑर्डर बनता है ना। और जो सिमिलर कैरेक्टर इसमें ज्यादातर मुझे नहीं हाँ देखिए इसमें लिखा है देखिए जब ढेर सारी फैमिली एक साथ जुड़ेंगी जैसे मैंने कहा मान लीजिए कनब्यू कन्वोलब्यूलाजिया सोलेंसिया ये सारी जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनता है पॉलीमोनियस फैमिली बनती है ना। और ये बेस है फ्लोरल कैरेक्टर। इसका मतलब ये जो फैमिली बन रही है फ्लोरल कैरेक्टर बेस पे बन रही है। इंपॉर्टेंट यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट ये लाइन इंपॉर्टेंट समझ में ना। और ये है कि जब फैमिली का असेंबलेस करते हैं एक साथ से ज्यादा फैमिली मिलती है तो ऑर्डर बनता है। क्लास में आ जाइए तो कह रहे हैं जब रिलेटेड ऑर्डर मिलेंगे तो क्लास में जैसे मान लीजिए मैं प्राइमाटा की बात कर लूँ इसके अंदर मंकी गोरिल्ला गिब्बन आते हैं और इनको रखा गया मैमेलिया में है ना। और ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। समझ में आया। तो कार्निवोरा के अंदर आपके डॉग कैट और टाइगर ये सब आ जाते हैं है ना है ना। तो मैमेलिया तो और मैं बात करूंगा एक बार फिर से मैं समझा दूं इस लाइन को। इरेजर कहाँ गया भाई। चलिए एक बार समझ लीजिए मैं अगर क्लास की बात करूंगा समझिएगा तो जो क्लास है वो रिलेटेड ऑर्डर से बनता है। समझ में आया किससे बनता है रिलेटेड ऑर्डर से। और इसमें
ढेर सारे जब ऑर्डर रिलेट करते हैं तो आपका क्लास बनता है। जैसे मैंने कहा, मैंने ऑर्डर प्राइमाटा की अगर आप बात करें, है ना, इसके अंदर मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है। तो ऑर्डर प्राइमाटा और ऑर्डर कार्निवोरा, है ना, ऑर्डर प्राइमाटा, ऑर्डर प्राइमेटा और आपका ये, सॉरी फॉर दैट, अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, आजा भाई, ओ, 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 आजा आजा आजा, हाँ देखिए, अरे पेन है कि पेन है, पेन कहाँ चला जाता है मेरा, आ गया मेरा पेन, आ गया, मुझे हाईलाइट करना। देखिए कह रहा है कि ऑर्डर क्लास, क्लास के अंदर हम रिलेटेड ऑर्डर को बनाएंगे, तो हमने कहा ये ऑर्डर प्राइमाटा है और ये ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। समझ में आया ना, ये ऑर्डर कार्निवोरा है। तो कार्निवोरा के अंदर आपका क्या आएगा, डॉग आएगा, कैट आएगा, टाइगर आएगा। तो ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमाटा का जो सेम क्लास है उसका नाम है आपका मैमेलिया। समझ में आया ना, मैमेलिया, है ना। ये लाइन आपसे पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। देख, फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम का मतलब होता है कि जब ढेर सारे क्लास एक साथ मिलते हैं, जैसे फिश का क्लास, अमीबिया क्लास, रिप्टाइल क्लास, बर्ड क्लास, तो उससे क्या बनता है, फाइलम बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेन इसमें क्या है कि ये जो फाइलम बनता है, ये कॉमन फीचर लाइक ये बनाया था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना, और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के बेस पे बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ देख लीजिए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको बता दूं पेन से। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया है। ये पेन मेरा आ गया और ये मेरा है ब्लैक पेन। ओ ब्लैक, हाँ पेन चलेगा ब्लैक पेन। इसमें देखिए, मैंने कहा अगर मान लीजिए मैं स्पीसीज से जा रहा हूँ किंगडम की तरफ, तो इस स्पीसीज से मैं किंगडम की तरफ जाऊंगा, तो यहाँ क्या होगा, आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा लेकिन सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। और जब आप किंगडम से आते हैं स्पीसीज की तरफ, तो आपका पॉपुलेशन घट जाता है लेकिन सिमिलरिटी बढ़ जाती है। ये लाइन आप याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है, जो किंगडम है आपका, ये लार्जेस्ट कैटेगरी है। क्या है, लार्जेस्ट कैटेगरी है, ये लार्जेस्ट कैटेगरी में आता है। और जो आपका स्पीसीज है, ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी, क्या है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी। ये लाइन याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको एक बार याद हो जाए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं, ओके, तो पॉपुलेशन आपका घटता है और सिमिलरिटी क्या होती, बढ़ती है। अगर आप स्पीसीज से कहाँ जाते हैं किंगडम की तरफ, तो आपका क्या होता है, सिमिलरिटी आपकी बढ़ती है, नहीं, सिमिलरिटी आपकी घटती है, पॉपुलेशन आपका बढ़ जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका किंगडम है, ये लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, लार्जेस्ट कैटेगरी कह सकते हैं इसको, लार्जेस्ट कैटेगरी है। और जो आपका स्पीसीज है, ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। क्या है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। चलो बाबू, एक लाइन और है, इसको जान लो तो मैं आगे पढ़ाऊँ। अब आ गया जो इंपॉर्टेंट टेबल है आपका, ये मैं इसको बता दूं फिर आपको समझाऊं। देखो यहाँ एक लाइन लिखी गई, यहाँ एक लाइन लिखा गया है, हाइजर द कैटेगरी, हाइजर द कैटेगरी, ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप टू द टेक्स्ट एट द सेम लेवल। कह रहा है कि जितनी कैटेगरी आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने कहा, मान लीजिए अगर आप कैटेगरी ज्यादा बढ़ा दिए तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आप कैटेगरी हाई लेवल हो गई। तो जितनी ज्यादा हाईएस्ट कैटेगरी हुई, उसमें आपको सिमिलरिटी और रिलेशनशिप बहुत कम देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी आपको बहुत कम मिली, देखने को मिली। समझ में आया ना, यही लाइन ये कह रहा है। जितनी ज्यादा हाईएस्ट कैटेगरी होगी, उसमें आपको सिमिलरिटी देखने को बहुत कम मिलेगा। जितनी लोवेस्ट कैटेगरी होगी, उससे सिमिलरिटी आपको ज्यादा मिलेगा। इस चीज को मैं लिख के बता देता हूँ आपको, इसी चीज को मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। चलिए, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं, है ऊपर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मुझे ये येलो कलर लेना है तभी मेरा समझ में आएगा। हाँ, चलिए, तो यहाँ देखिए लिखा है, मैं लिखूं, हाइजर द कैटेगरी, हाइजर कैटेगरी होगी, होगी लेस सिमिलरिटी। अगर हाइजर कैटेगरी हो, सिमिलरिटी आपको लेस मिलेगा। ये लाइन आप याद रखिएगा, है ना। लोअर कैटेगरी, अगर लोअर कैटेगरी है आपका, तो यहाँ समझ लीजिए, तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, मोर सिमिलरिटी मिलेगा, मोर सिमिलरिटी मिलेगा। ये लाइन यही कह रहा है, आया। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। मैं पेन पेन निकालू अपना। अगर मैं पेन निकाल लेता हूँ तो ये ब्लैक वाला, सॉरी फॉर दैट, ये पेन है देखिए।
अब इसमें देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो टेबल 1.1 है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के तौर पर। इसको कैसे याद करते हैं, चलिए यही बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ देख लीजिए। पहले कैसे याद करें, देखिए मैन का पहले याद करिए, मैन का फाइलम तो इसका होता है क्वाडाटा, इसको याद करिए। हॉर्सफ्लाई का फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का डिवीजन की बात करेंगे तो इसका भी एंजियोस्पर्म होगा, और इसका हीट की बात करेंगे तो इसका भी क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा। ये आपको याद हो गया पहली बात। फिर से देख लीजिए, मैन का आपको बताना फाइलम क्वाडाटा, हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा, याद हो गया। अब यहाँ याद कर लीजिए, मैन का साइंटिफिक नेम होमोसैपियन, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, और इसका ट्राइटिकम एस्टियम। अब देखिए जीनस तो आप निकाल ही लेंगे भैया, जो आगे वाला है वो होमो, जो आगे वाला है मुस्का, मैग्निफेरा ये निकल गया, ये ट्राइटिकम निकल गया, ये सब चीजें निकल सकते हैं। समझ में आया? ये सब आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं, कोई दिक्कत तो आपको आने वाली नहीं। बहुत दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। समझ में आ रहा ना आपको, खेल यहाँ से। तो यही का जो खेल है, यही जो खेल है आपका, यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती। कहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से, फैमिली ऑर्डर क्लास। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। मैन का पूछे तो आप बोलेंगे होमनी प्रेमा मम्मा, फुल फॉर्म देख लीजिए, होमनिडी प्राइमाटा मैमेलिया। आपसे पूछेगा हॉर्सफ्लाई का बताओ या फोसी, तो बोलेंगे मुस्की दीप्तेरा इंसेक्ट खा रहा था, तो मुस्की मतलब मुस्कीडी, दीप्तेरा मतलब वही है, और इंसेक्ट मतलब इंसेक्टा। समझ में आया? इंसेक्ट का मतलब क्या होगा, आपका इंसेक्टा होगा। ठीक। अब पूछेगा मैंगो का बताइए फोसी, तो बोलेंगे आना कारले के सापिन डाइकॉट चलेंगे, आना कारले के सापिन डाइकॉट चलेंगे। आसान है, इसका फुल फॉर्म आपको देखिए, नीट में भैया तो फुल फॉर्म ही आएगा। वीट का याद करना है आपको, तो इसका भी ट्रिक है हमारे पास। वीट का मेरे पास ट्रिक है, तो बोलेंगे पोवा पोवा मोनो। आया, आसान है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर मान लीजिए ये आपको याद नहीं होता है, ओके, ये अगर आपको मान लीजिए याद नहीं होता है, क्या क्या, फैमिली ऑर्डर क्लास, जिसका तरीका है होमनी प्रेमा मम्मा, मुस्की दीप्तेरा इंसेक्ट खा रहा था, आना कार लेके सापिन डाइकॉट चलेंगे, पुआ पुआ मोनो, सबका देखिए टर्म मैंने यूज करा है। इससे क्या हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये मैच द फॉलोइंग, ये जो मैंने कहा ना, ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा ही आता है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मैच द फॉलोइंग बना लेगा और बहुत सारी चीजें पूछ लेता है। तो इसके एक बार आप याद कर लीजिए। आगे चले हम लोग। अब चलिए, अगर मैं बात करूंगा बाबू हर्बेरियम का, तो हर्बेरियम की बात करेंगे, आइए समझ लेते हैं। मैं हाईलाइट हाईलाइट कर दूं। अगर मैं हर्बेरियम की बात करूंगा, हर्बेरियम का, ठीक, देखिएगा, अगर मैं हर्बेरियम की बात करूंगा तो जो आपका हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम, ठीक, हर्बेरियम में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं प्लांट के स्पेसिमेन को, जिसको हम ड्राइड करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं सीड पे, और उस सीड को हम अरेंज करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। मुझे लग रहा है ये कलर अच्छा नहीं है, मुझे पीला करना पड़ेगा। येलो येलो येलो, हाँ चलिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हर्बेरियम का मतलब होता है, ये मैं डिलीट कर दूं, फिर से मैं बता दूंगा आपको। चलिए, मैं बात करूंगा अगर हर्बेरियम को, तो मैं अगर हर्बेरियम की बात करूंगा तो हर्बेरियम का मतलब होता है कि जब हम कलेक्ट करते हैं प्लांट के स्पेसिमेन को, सिर्फ प्लांट को, वो भी प्लांट मरा होता है, उसको हम सुखा दें, उसको फिर प्रेस्ड करें, प्रिजर्व करें किसी भी सीट पे जैसे फाइल बनाते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जैसे हर्बेरियम सीट पे, जैसे हमने कहा इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, हर्बेरियम सीट पे हम क्या क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, और इंग्लिश इंग्लिश लोकल और बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब चीजें उसमें डालना पड़ती है। जितनी भी मैंने टिक टिक करा ही आ जाता है, ऑप्शन पूछता है। और हर्बेरियम जो होता है, ये सर्व एज क्विक रेफरेंस सिस्टम, इसका मतलब ये बहुत तगड़ा रेफरेंस देता है। रेफरेंस का मतलब किसी चीज को आसानी में पढ़ने में मदद करता है। ये जो आपका डायग्राम बना है, यही हर्बेरियम है, आपको दिखा रहा है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक। अब आइए बटनिकल गार्डन, बटनिकल गार्डन की बात करेंगे। ये इसमें क्या होता है, हम लिविंग प्लांट को रखते हैं रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। और इसमें हम आइडेंटिफाई पर्पस के लिए रखते हैं, और बटनिकल को लेबलिंग करके रखते हैं, ताकि इसको फैमिली भी इसमें रखे रहते हैं। मान लीजिए गार्डन में कोई भी प्लांट है तो उसमें हम बटनिकल नेम और उसकी फैमिली लिख के रहते हैं, ताकि कोई पढ़ सके। अब इसमें पूछा फेमस बटनिकल गार्डन क्या है, जैसे मैंने कहा क्यों, इंग्लैंड में पाया जाता है। इंडियन बटनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है, इंडियन बटनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है भैया,
हावड़ा में, इंडिया में। और नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ जाता है, ये लखनऊ मिलता है। अब इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था, आपको याद होगा। इसका एक ट्रिक था, मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं याद होता है तो आप इसे ट्रिक याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन पाया जाता है। इसका ट्रिक था, हाँ, इसका ट्रिक था, मैंने कहा था किन ईहल। इसका आपका ट्रिक था किन ईहल। आया। तो के का मतलब क्यू बटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, और इसका था किन, किन के आई एन नहीं, के आई है ये, तो इसको मैं मिटा दूं। हाँ, इसका होगा, अरे भाई, इसका होगा किन। आई का मतलब इंडियन बोटेनिकल गार्डन, और एन का मतलब नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पाया जाएगा, ये आपको पाया जाएगा, अरे ये आपका पाया जाएगा, देखिए, क्यों पाया था इंग्लैंड में, इंडियन हावड़ा में, नेशनल लखनऊ में। ये ट्रिक था मेरा, मेरी तरफ से बनाया गया था। ठीक, आसान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए, अब हम बात करेंगे म्यूजियम का, है ना। देखिए, म्यूजियम को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनाते हैं, स्कूल्स में बनाते हैं, कॉलेज में बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे प्रिजर्व प्लांट को रखते हैं, एनिमल स्पीसीज स्पेसिमेन को रखते हैं स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करते हैं कंटेनर में या जार में या प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, जैसा हो सके, बड़ा या छोटा, उस पर डिपेंड करता है। प्लांट जो एनिमल होते हैं स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करते हैं ड्राई स्पेसिमेन में, क्योंकि वो बड़े होते हैं। इंसेक्ट को हम रख सकते हैं बॉक्स में, इंसेक्ट बॉक्स में, उसको पहले कलेक्ट करेंगे, किलिंग करेंगे, फिर पीनिंग करेंगे, ताकि वो इधर उधर ना जाए। लार्ज एनिमल जैसे हम बात करेंगे, बर्ड की बात करें, मैमल की बात करें, इनको स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, समझ में आया ना। म्यूजियम के अंदर हम स्केलेटन को भी रखते हैं, बहुत आसान है पॉइंट, ये आपको जानना होगा। चलिए आगे चलते हैं, जूलॉजिकल पार्क की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जिंदा लिविंग वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है ऐसे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। ह्यूमन केयर का प्रोडक्शन होता है, और उससे हम क्या करते हैं, उनके फूड हैबिट को पढ़ते हैं और बिहेवियर को पढ़ते हैं, आया ना। सारे एनिमल जो जू में होते हैं उनको एज पॉसिबल जितना संभव हो सकता है उनका नेचुरल हैबिटेट, जैसे वो वाइल्ड हैबिटेट में रहते तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करी जाती है। और चिल्ड्रन बच्चे बहुत ज्यादा लव करते हैं जू में जाना, क्योंकि उनको अलग अलग ये सब प्राणी देखने को मिलते हैं। ये देखिए, पता नहीं बत्तख है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये हाथी है, हाथी मेरे साथी। चलिए, अगर हम की बात करेंगे, देखिए की आराम से देख लीजिए। अगर हम की बात करेंगे, की तो ये एंदर टेक्सोनॉमिकल एड है, जिसमें हम प्लांट एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। और जो आपका की होता है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे होता है, वो पेयर में होता है, उसको बोलते हैं कपलेट, आया। और ये इसमें ऑप्शन मिलते हैं यस और नो। और स्टेटमेंट जो की का होता है उसे हम लीड कहते हैं। एक बात और, सेपरेट मतलब कि हर सेपरेट टेक्सोनॉमी की रिक्वायर्ड होती है हर कैटेगरी के लिए, जैसे मान लिया फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो हम बोलेंगे कि स्पीसीज, फैमिली, जीनस, है ना। हाँ, जैसे मैंने कहा, स्पीसीज को पता करना है, जीनस को पता करना है, फैमिली को पता करना है, इसके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमी की होती है। और एक और, की आर एनालिटिकल नेचर, की बहुत जल्दी एनालिसिस करती है, एनालिसिस में मदद करती है किसी भी चीज के बारे में बताने। तो की जो होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है। एक बार मैं इसको और बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार बहुत जरूरी मुझे लग रहा है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक बार देख लीजिए। अगर मैं की बात करूँ बाबू, देखो, अगर मैं की बात करूँगा तो ये जो होता है, ये प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करता है, किसके बेस पे, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। जो की होता है आपका, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे होता है, जो पेयर में उससे कपलेट कहते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन मिलता है यस और नो का। और ईच स्टेटमेंट जो की का होता है उसको हम लीड कहते हैं। और हर हमें सेपरेट टेक्सोनॉमी की चाहिए, फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीशीज के लिए। और जो की होता है वो एनालिटिकल नेचर होता है, आइए यहाँ समझते हैं। फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ की बात करेंगे, कैटलॉग की बात करेंगी, ये अलग अलग और बुक्स हैं, या इसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। इससे हमें मदद मिलती है ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए, है ना। और ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है। अगर हम फ्लोरा की बात करेंगे तो फ्लोरा का मतलब ऐसा होता है जहाँ पे प्लांट बहुत ज्यादा पाए जाते हो, है ना। हाँ, और मैनुअल की मतलब होता है ये हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देता है किसी भी स्पीशीज के बारे में, कि वो स्पीशीज किस एरिया में पाई जा रही है। मोनोग्राफ की बात करेंगे तो इसका ये इंफॉर्मेशन रखता है किसी एक एनी टेक्सॉन के बारे में, समझ में आया। तो आज तो आपका पूरा क्रैश कोर्स खत्म हो चुका है। तो धन्यवाद आप सबको, पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। किसी को अगर कोई डाउट हो बाबू तो पूछ लो, पेज नंबर बताओ, फटाफट बता देंगे। किसी को अगर कोई डाउट हो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। तो आज का सेशन खत्म होता है।
आप लोगों ने इतनी देर तक हमारे साथ रहे, आप लोगों को धन्यवाद बहुत सारा। और अगर किसी को भी डाउट हो कोई तो आप पूछ सकते हैं। डाउट हो बाबू तो पूछ लो, पे नंबर बताओ, फटाफट बता दें किसी को अगर कोई डाउट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आया। तो आज का सेशन खत्म होता है। आप लोगों ने इतनी देर, चलिए वो ट्रिक पूछ रहे हैं। कौन सा ट्रिक भाई? टेबल 1.1? अच्छा 1 पॉइंट, हायरार्की नहीं आ रहा है। अरे भाई हायरार्की में क्या है? हायरार्की में कुछ नहीं है, हायरार्की में कुछ नहीं है, हायरार्की में कुछ नहीं है। हायरार्की हायरार्की यही ना, हायरार्की कुछ नहीं है। हाँ मैं ये टेबल बता देता हूँ, जैसे देखिए ये जो आपका टेबल था इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड के लिए। देखिए पहले आपको याद रखो, मैन, मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियन, और हाउस फ्लाई का होता है मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो का होता है मैग्निफेरा इंडिका, और व्हीट का होता है ट्राइटिकम स्टीव। ये तो याद कर लेंगे, फिर इसके बाद सीधे यहाँ आ जाइएगा। मैन का फाइलम है क्वाडाटा, हाउस फ्लाई का फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और मैंगो का है डिवीजन एंजियोस्पर्म, और इसका भी एंजियोस्पर्म होता है। ये तो आप सिंपली कह लेंगे। अगर पूछेगा मैन का जीनस बताए तो कहेंगे होमो, इसका पूछेगा मुस्का, इसका मैग्निफेरा, इसका ट्राइटिकम। दिक्कत यहाँ आती है जब हम फैमिली ऑर्डर क्लास बताते हैं। तो इसका ट्रिक है, आपसे पूछेगा मैन का या फोसी बताओ, आगे पीछे करके पूछे तो आप बोलेंगे होमनी, प्रेमा, मम्मा। ओके, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। पूछे हॉस्प्लाई का बताइए या फोसी तो बोलेंगे मुस्की, दीपतेरा, इंसेक्ट खा रहा था। अगर आपसे पूछे कि मैंगो का बताइए तो बोलेंगे आना, आनाकार लेके सापिन डाइकॉट चलेंगे, आसान है। अगर पूछे वेट का बताओ तो बोलेंगे पोवा, पोवा, मोनो। अभी आगे पीछे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है सेम पूछेगा। चलिए, और किसी को दिक्कत, कोई टर्म? अच्छा, जितने भी लोग हैं जरा अपने आप प्रेजेंट ही लगा दो कि सर हम भी आए हैं, हमको पता नहीं चल पा रहा है। जितने भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं नए नए होंगे, मुझे पता नहीं। तो अब बता दीजिए कौन कौन जुड़े थे। जब एमसीक्यू कराएंगे तो और मजा आएगा। इसका क्वेश्चन में भी कल हो सकता है। तो अगर किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगी तो आप फिर से कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को बंद करते हैं।